प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। तो इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था स्वरों का वर्गीकरण। तो आज की क्लास में देखा जाएगा व्यंजनों का वर्गीकरण। तो देखिए कि जो व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है तो इसमें सबसे पहले है कि उच्चारण स्थान के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। तो देखिए इसमें नंबर 1 कंठ, नंबर 2 ताल, नंबर 3 मूर्धा, नंबर 4 दंत, 5वां है ओष्ठ और 6ठा है दंत ओष्ठ और 7वां है नासिके, नासिका से उच्चारित होने वाले व्यंजन। तो देखिए कि कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ इत्यादि स्थानों के स्पर्श से जो व्यंजनों का उच्चारण होता है, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ, नासिका इत्यादि स्थानों के स्पर्श से बोले जाने के कारण इनका वर्गीकरण किया गया है। तो कंठ से जो उच्चारित होने वाले वर्ण हैं, व्यंजन है ना, क्योंकि स्वरों का वर्गीकरण हम लोग देख चुके थे, यहाँ व्यंजनों का देख रहे हैं। वर्ण में तो दोनों आ जाएंगे, स्वर और व्यंजन दोनों। यहाँ हम लोग से व्यंजन का देख रहे हैं। तो कंठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन में आपका का वर्ग में ये काखा गाघा अंगा आ जाएगा और हा आ जाएगा। तो काखा गाघा अंगा का जो उच्चारण होता है कंठ से होता है और साथ में हा का उच्चारण भी कंठ से होता है। और इसके पहले जो स्वरों का वर्गीकरण में आपने पढ़ा है कि आ का भी उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है। साथ में विसर्ग का उच्चारण भी कंठ से होता है। ये स्वरों के वर्गीकरण में आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ देखिए कि कंठ से उच्चारित होने वाले जो व्यंजन हैं उसमें काखा गघा अंगा, काखा गघा अंगा आपका का वर्ग में आता है और उसके बाद हा, ये 6 व्यंजन जो हैं ये कंठ से उच्चारित होते हैं। फिर उसके बाद देखिए तालु से उच्चारित होने वाले तो चा छा जा झा इया, उसके बाद या और सा है ना, या और सा, ये तालव्य सा, इसीलिए इसको तालव्य सा कहा जाता है क्योंकि इसका जो उच्चारण होता है वो तालु से होता है। क्योंकि जिह्वा जो है वो तालु को स्पर्श करती है, तो इसलिए चा छा जा झा इया का जो उच्चारण होता है तालु से होता है। अच्छा, आप इसके पहले पढ़े भी हो कि स्पर्श व्यंजन आपके का से लेकर मा तक होते हैं, जिसमें का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो उनको स्पर्श व्यंजन इसीलिए कहा गया है कि मुखांग स्पर्श करते हैं, जिह्वा मुखांगों को स्पर्श करती है, इसीलिए उसको स्पर्श व्यंजन कहा गया है। तो देखिए कि तालु से उच्चारित होने वाले आपके चाछा जझा इया, या और सा, ये 7 व्यंजन जो हैं ये तालु से उच्चारित होते हैं। उसके बाद देखिए कि दंत मूर्धा से उच्चारित होने वाले, और इसी के साथ में याद रखेंगे कि आप स्वरों के वर्गीकरण में पढ़ चुके हैं कि ई का उच्चारण भी तालु से होता है, ई का उच्चारण भी तालु से होता है। उसके बाद देखिए मूर्धा से उच्चारित होने वाले तो टा ठा डा ढा अड़ा रा, और ये मूर्धा सा का उच्चारण कहाँ से होता है, मूर्धा से होता है ना, टा ठा डा ढा अड़ा रा और मूर्धा सा, मूर्धा से उच्चारित होते हैं। उसके बाद दंत से उच्चारित होने वाले व्यंजन देखिए कि ता था दा धा ना हो गया और ला और सा का उच्चारण कहाँ से होता है, दंत से होता है। ता था दा धा ना, ला और सा का उच्चारण दंत से होता है। उसके बाद ओष्ठ से उच्चारित होने वाले, अच्छा स्वरों में री का उच्चारण भी मूर्धा से हो रहा था, आप पढ़ चुके हो। और दंत से उच्चारित होने वाले आपके ता था दा धा ना, ला और सा, ये 7 व्यंजन हो गए।
ओष्ठ से उच्चारित होने वाले, देखो जब पा फा बा भा का उच्चारण करते हैं तो हमारे दोनों ओष्ठ परस्पर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो इसलिए पा फा बा भा मा का उच्चारण जो होता है वो ओष्ठ से होता है। तो ओष्ठ से उच्चारित होने वाले आपके ये 5 व्यंजन हो जाते हैं। उसके बाद वा का जो उच्चारण होता है वो दंत ओष्ठ से होता है, वा का उच्चारण दंत ओष्ठ से होता है। अच्छा, इसी के साथ में याद रखेंगे कि नासिका से उच्चारित होने वाले जो व्यंजन हैं उसमें तो वर्गों का पंचमाक्षर, ये वर्गों का पंचमाक्षर है ना, ये वर्गों का पंचमाक्षर है। ये देखिए ये आपके वर्गीय व्यंजन है ना। का वर्ग में का ख ग घ अंगा आ जाएगा। चा वर्ग में चा छ जा झइया आ जाएगा। टा वर्ग में टा ठा डा ढा अड़ा आ जाएगा। फिर ता वर्ग में ता था दा धना आ जाएगा। उसके बाद पा वर्ग में, ये पा वर्ग में आपका पा फा बा भा मा आ जाएगा। तो इसीलिए इनको वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। अब यहाँ देखिए कि इसमें जो ये का है ये वर्गों के प्रथम स्थान पर का है, वर्गों के द्वितीय स्थान पर खा है, तृतीय स्थान पर गा है और चतुर्थ स्थान पर घा है, 5वें स्थान पर क्या है, अंगा है। उसी तरह देखिए चा टा ता पा ये सब वर्गों के प्रथम स्थान पर हैं। खा छा ये ठा, उसके बाद था फा ये सब वर्गों के द्वितीय स्थान पर हैं। गा जा डा दा उसके बाद बा ये सब वर्गों के तृतीय स्थान पर हैं। ये सब वर्गों के चतुर्थ स्थान पर हैं। घा झा ढा धा भा ये चतुर्थ स्थान पर है। और ये अंगा इया ड़ा ना मा ये सब कहाँ पर हैं, 5वें स्थान पर हैं। तो इसीलिए इनको वर्गों का पंचमाक्षर कहा जाता है, इन्हें वर्गों का पंचमाक्षर कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे कि वर्गों के जो पंचमाक्षर होते हैं इनका जो उच्चारण होता है वो नासिका से होता है। वर्गों के जो पंचमाक्षर होते हैं इनका उच्चारण जो होता है वो नासिका से होता है। और साथ में याद रखेंगे कि अनुस्वार ये जो अन है इसका भी उच्चारण नासिका से होता है। और अनुनासिक ये जब चंद्र बिंदु का प्रयोग कर दिया जाता है तो अनुनासिक हो जाते हैं, तो इनका भी उच्चारण नासिका से होता है ना। तो परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण होते हैं, तो विकल्प में दिया रहेगा का खा गा घा अंगा, दूसरे विकल्प में दिया रहेगा चा छा जा झा इया, तीसरे विकल्प में दिया रहेगा टा ठा डा ढा अड़ा और चौथे विकल्प में दिया रहेगा ता था दा धा ना। तो आपका यही विकल्प सही हो जाएगा। एक तो आप इसको याद रखेंगे कि का खा गा घा अंगा का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाएगा कि हा का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ है, इसको ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद यदि पूछा जाए कि चा छा जा झा इया का उच्चारण स्थान क्या है, तो तालु है। या लीजिए आपसे पूछा जाए या और ये तालव्य सा कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। या मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि आ का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ है। ई का उच्चारण स्थान क्या है, तो तालु है। या टा ठा डा ढा ड़ा, अब इसमें पूरा भी दे सकता है और 1-2 भी दे सकता है। मान लो सिर्फ दे कि टा ठा का उच्चारण स्थान क्या है या री स्वर का उच्चारण स्थान क्या है,
तो क्या है भैया, मूर्धा है ना। टाठा डा ढा का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। मान लीजिए सिर्फ पूछे आपसे कि रा का उच्चारण स्थान क्या है, तो मूर्धा है, या ये मूर्धा सा का उच्चारण स्थान क्या है, तो मूर्धा हो जाएगा। या मान लीजिए आपसे पूछे कि ता था दा धा ना उच्चारित होते हैं कंठ से, तालु से, कि मूर्धा से, कि दंत से, तो आपका सही हो जाएगा कि ये दंत से उच्चारित होते हैं। इसको ध्यान में रखेंगे। या मान लीजिए आपसे पूछ ले कि ला या सा का उच्चारण स्थान क्या है, ला का भी पूछ सकता है, सा का भी पूछ सकता है, तो वहाँ पर भी आपका जिस विकल्प में दंत रहेगा वो सही हो जाएगा कि ला का उच्चारण स्थान दंत है, सा का भी उच्चारण स्थान दंत है। वा खूब पूछा जाता है कि वा का उच्चारण स्थान क्या है ना। यह दंत ओष्ठ से उच्चारित होने वाला व्यंजन है, तो आपका वा सही हो जाएगा। अब देखिए ये कंठ में तो पूछेगा कि अंगा का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। यदि विकल्प में नासिका नहीं है, कंठ है, तब तो कंठ सही होगा, है ना। या इया का उच्चारण स्थान आपसे पूछ रहा है और विकल्प में नासिका नहीं है, तब तो तालु आपका सही हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपसे पूछे कि अंगा का उच्चारण स्थान है, अब विकल्प में कंठ है ही नहीं, तालु है, मूर्धा है, दंत है, नासिका है ना, तो विकल्प आपका नासिका ही सही हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि ये का वर्ग में आने के कारण कंठ से तो उच्चारित होगा अंगा, लेकिन इसका उच्चारण स्थान नासिका भी सही है। नासिका से वर्गों के जो पंचमाक्षर होते हैं वो नासिका से उच्चारित होते हैं। इसी प्रकार इया का उच्चारण स्थान तालु भी है, नासिका भी है। अड़ा का उच्चारण स्थान मूर्धा भी है, नासिका भी है। दंत का उच्चारण स्थान दंत, इसका ना का उच्चारण स्थान दंत भी है और नासिका भी है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी के भाई भी हैं और किसी के बेटे भी हैं कि नहीं, किसी के भाई भी हैं, किसी के बेटे भी हैं, तो उसी प्रकार ये कंठ अंगा जो है ये कंठ से भी इस उच्चारित होता है, कंठ भी है, साथ में नासिका भी है। इया जो है तालु भी है और क्या है, नासिका भी है। ड़ा मूर्धा भी है, नासिका भी है। ना दंत से भी उच्चारित होता है, नासिका से भी। माँ ओष्ठ से भी उच्चारित होता है और नासिका से भी। तो याद रखेंगे कि वर्गों के पंचमाक्षर और अनुस्वार, ये अन जो अनुस्वार है इसका भी उच्चारण स्थान क्या है, नासिका है। और अनुनासिक, ये जब चंद्रबिंदु लग जाता है तो इसका भी उच्चारण स्थान नासिका है। और इन्हीं वर्गों के पंचमाक्षर के स्थान पर, इन्हीं वर्गों के पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का भी प्रयोग किया जाता है और अनुनासिक का भी प्रयोग किया जाता है। इसीलिए वर्गों का पंचमाक्षर, अनुस्वार, अनुनासिक, ये सब नासिका से उच्चारित होते हैं। तो हम लोगों ने पहला देखा कि उच्चारण स्थान के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण है, तो कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, दंत ओष्ठ है और नासिका है। कंठ से आपका का खा गा घा अंगा और हा है। तालु से चा छा जा झा इया और या और सा है। मूर्धा से उच्चारित होने वाले टाठा डाढ़ा अड़ा और रा और ये मूर्धा सा है। दंत से उच्चारित होने वाले ता था दा धा ना ला और सा है। ओष्ठ से उच्चारित होने वाला व्यंजन आपका पा फा बा भा मा है। और दंत ओष्ठ से उच्चारित होने वाला वा है। और नासिका से ये वर्गों के पंचमाक्षर, अनुस्वार और अनुनासिक। अभी आप देखेंगे यहाँ तक आपके 33 व्यंजन हो गए। 6 ये हो गया और ये देखो 7 और ये 7 14, 7 21 और 6 और 1 ये 7 हो गया 28 और 5 ये 28, 29, 30, 31, 32 और 33। तो 33 व्यंजन आपके ये
कंठ से, तालु इत्यादि स्थानों से उच्चारित होते हैं। उसके बाद देखिए कि जो दूसरा वर्गीकरण किया गया है वो श्वास की मात्रा, या इसी को हम कहेंगे प्राणत्व, है ना, प्राणवायु, सांस को ही प्राणवायु कहते हैं। तो इसीलिए इसको श्वास की मात्रा या प्राणत्व या बाह्य प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है तो वो दो प्रकार से किया गया है। देखिए कि यदि पूछा जाए कि श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अल्प प्राण और महाप्राण। यदि पूछा जाए कि प्राणत्व के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। यदि पूछा जाए कि बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो देखिए कि अल्प प्राण किसे कहते हैं और महाप्राण किसे कहते हैं। देखो, प्राण का अर्थ वही है वायु, अल्प अर्थात थोड़ा, महा अर्थात अधिक और प्राण अर्थात वायु। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु कम मात्रा में बाहर आती है तो उसे अल्प प्राण कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। यही इसकी परिभाषा हो जाएगी। अब देखिए कि कौन कौन से व्यंजन हमारे अल्प प्राण होते हैं। तो देखिए कि वर्गों का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, वर्गों का प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण और अंतस्थ वर्ण और सभी स्वर, ये क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। अब इसको यहाँ देखिए कि अब वर्गों का प्रथम तो ये है ना, का, चा, टा, ता, पा, वर्गों का प्रथम ये है, और वर्गों का द्वितीय ये है। ये भाई ये वर्गों का प्रथम हो गया, ये वर्गों का द्वितीय हो गया, ये वर्गों का तृतीय हो गया, ये वर्गों का चतुर्थ हो गया, ये वर्गों का पंचम हो गया। तो देखिए कि वर्गों का प्रथम अर्थात ये, और वर्गों का तृतीय और वर्गों का पंचम, ये जो होते हैं ये अल्प प्राण होते हैं, क्योंकि जब उच्चारण इनका होता है तो का, खा, आप उच्चारण करके देखिए, का, खा, का, खा। उसके बाद इधर देखिए कि गा, घा का देखिए, गा, घा, उच्चारण करके देखिए, आपको अभी समझ में आ जाएगा कि का के उच्चारण में प्राणवायु कम बाहर निकल रही है और खा के उच्चारण में अधिक निकल रही है। देखिए का, खा, का, खा, गा, घा, गा, घा। तो का के उच्चारण में प्राणवायु कम निकल रही है, इसलिए का जो हो जाएगा वो अल्प प्राण हो जाएगा। फिर उसके बाद खा के उच्चारण में अधिक निकल रही है तो खा किस में चला जाएगा? महाप्राण में चला जाएगा। फिर उसके बाद गा के उच्चारण में प्राणवायु कम बाहर निकलेगी, गा, घा, तो गा में कम निकल रही है, गा अल्प प्राण हो जाएगा, घा महाप्राण हो जाएगा। उसके बाद अंगा, जो उच्चारण किया जाता है वो इसी प्रकार किया जाता है, का, खा, गा, घा, अंगा, का, खा, गा, घा, अंगा। तो आप उच्चारण करके देखिए कि जो वर्गों के प्रथम वर्ण होते हैं इसमें प्राणवायु कम मात्रा में बाहर आती है, जो वर्गों का द्वितीय वर्ण होता है इसमें अधिक मात्रा में आती है, फिर तृतीय वर्ण में कम मात्रा में आती है, फिर चतुर्थ वर्ण में प्राणवायु अधिक निकलती है, फिर पंचम वर्ण में कम निकलती है। तो आपको क्या याद रखना है कि वर्गों का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। ये वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण जो हैं ये अल्प प्राण होते हैं। तो 5 ये, 5 10, 5 15, तो ये 15 वर्ण हो गए वर्गों का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये 15 वर्ण हो गया। उसके बाद देखिए अंतस्थ वर्ण जो 4 हैं, या, रा, ला, वा, इनके भी उच्चारण में आप उच्चारण करके देखिए, अंतस्थ का उच्चारण करिए और ऊष्म का उच्चारण करिए, आपको अभी समझ में आ जाएगा कि किसमें
प्राणवायु कम मात्रा में निकल रही है और किस में अधिक निकल रही है। देखिए या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा। उसके बाद उच्चारण करिए सा, सा, हा। देखिए सा, हा के उच्चारण में प्राणवायु अधिक निकल रही है, लेकिन या, रा, ला, वा के उच्चारण में प्राणवायु कम निकल रही है। तो जो 4 अंतस्थ व्यंजन है ये भी अल्प प्राण होते हैं। वर्गों का प्रथम, वर्गों का तृतीय, वर्गों का पंचम, ये अल्प प्राण होते हैं, 15 वर्ण हो गए। और जो अंतस्थ व्यंजन 4 हैं ये भी क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। और सभी स्वर जो 11 स्वर हैं ये भी क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। जो 11 स्वर हैं ये भी अल्प प्राण होते हैं। जब आप 11 स्वरों का उच्चारण करेंगे तो उच्चारण करके देखिए कि आ, ई, उ, ए, तो इसमें भी प्राणवायु अधिक नहीं निकल रही है, कम मात्रा में निकल रही है। तो ये भी क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। तो वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण 15 ये हो गए, और 4 वर्ण ये अंतस्थ, ये 15 4 19 ये अल्प प्राण होते हैं। और 11 स्वर, तो ये कुल 30 वर्ण जो हैं ये क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। इनके उच्चारण में प्राणवायु कम मात्रा में बाहर निकलती है। उसके बाद देखिए कि जो दूसरा है, एक तो अल्प प्राण है, दूसरा क्या है, महाप्राण है ना। प्राणत्व के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण। तो महाप्राण वे वर्ण होते हैं कि जिनके उच्चारण में प्राणवायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है। तो देखिए कि भाई आपने यहाँ देख लिया ना कि वर्गों का प्रथम, तृतीय, पंचम ये तो हो गए अल्प प्राण। अब जो ये बचा हुआ है वर्गों का द्वितीय और चतुर्थ, ये क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन जो होते हैं ये क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। तो यहाँ देखिए कि वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ, तो ये हो जाएंगे कुल 10 व्यंजन आपके हो जाएंगे, है ना। अब 5 ये और 5 ये 10 व्यंजन हो जाएंगे। अच्छा, इसी के साथ में याद रखेंगे कि जो महाप्राण व्यंजन होते हैं इनका कभी भी द्वित्व नहीं होता है, मतलब ये 2 बार नहीं आते हैं कि 2 व्यंजन एक स्वर के सहारे बोले जाएं। तो इस प्रकार महाप्राण व्यंजनों का कभी द्वित्व नहीं होता है। आप कभी नहीं देखे होंगे कि खा आधा आया हो और फिर से खा आ गया हो, या ठा आधा आया हो और फिर से ठा आ गया हो, या देखिए कि था आधा आया हो और फिर था आ गया हो, मतलब एक साथ, जैसे यहाँ पर लिखे हैं कि था आधा और उसके बाद फिर था आ गया हो, ऐसे आप कभी नहीं देखे होंगे। तो महाप्राण व्यंजनों का कभी द्वित्व नहीं होता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। तो देखिए कि महाप्राण जो व्यंजन होते हैं ये वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ होते हैं, ये द्वितीय और चतुर्थ ये महाप्राण होते हैं। और साथ में जो चारों ऊष्म व्यंजन हैं, है ना, चारों जो ऊष्म व्यंजन हैं, तालव्य सा, मूर्धा सा, दंत सा और हा, तो ये भी क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। तो देखिए कि 30 तो ये थे, 30 ये थे और 14 ये थे, है ना भाई। 30 ये थे अल्प प्राण और 14 महाप्राण, 10 तो ये हो गए वर्गों का द्वितीय, 5 और ये 5 10 ये हो गया, और 4 ऊष्म व्यंजन, तो 14 तो ये हो गए महाप्राण। तो देखिए कि 30 और 14 44, है ना। अब मूल वर्ण आपके 44 ही होते हैं भाई, 33 व्यंजन और 11 स्वर, 44। हम इन्हीं 44 वर्णों का ही वर्गीकरण देख रहे हैं। तो जिसमें
30 तो आपके हो गए अल्प प्राण और 14 जो हो गए ये महाप्राण, तो कुल हो जाते हैं 44 वर्ण। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग जो तीसरा वर्गीकरण है इसमें देखेंगे कि स्वर यंत्रियों में कंपन या घोषत्व के आधार पर, या हम कह सकते हैं बाह्य प्रयत्न के आधार पर। तो जब भी पूछा जाए कि स्वर यंत्रियों में कंपन के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया है कितने प्रकार से किया गया है, तो 2 प्रकार से किया गया है। एक तो घोष और दूसरा अघोष। और यदि मान लो पूछा जाए घोषत्व के आधार पर तो वही अघोष और घोष 2 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, और इसी को बाह्य प्रयत्न के आधार पर भी वर्गीकरण कहा जाता है। तो स्वर यंत्रियों में कंपन के आधार पर जो वर्णों का वर्गीकरण किया गया है तो ये 2 प्रकार से किए गए हैं, अघोष और घोष, और इसी घोष को सघोष भी कहते हैं। देखो घोष का अर्थ होता है नाद, कि जिनके उच्चारण में एक नाद हो, एक झनकार हो। आ जो उपसर्ग है वो नहीं का सूचक होता है, तो आ उपसर्ग लग गया तो अर्थात जहाँ पर घोष ना हो, जहाँ पर नाद ना हो, और सा उपसर्ग लग जाने से साथ का बोध कराता है, अर्थात जहाँ पर नाद हो, जहाँ पर घोष हो। तो घोष और सघोष एक दूसरे के पर्यायवाची ही हैं। तो स्वर यंत्रियों में कंपन के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण है तो 2 प्रकार से किया गया है, अघोष और घोष। अब देखिए अघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं, अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो अब यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि जैसे आपने अभी देखा अल्प प्राण और महाप्राण में, तो उसी तरह यहाँ देखेंगे कि जो वर्गों का प्रथम वर्ण होता है और वर्गों का द्वितीय वर्ण होता है, मतलब ये दोनों वर्गों का प्रथम और वर्गों का द्वितीय, ये तो क्या होते हैं, ये अघोष होते हैं, ये अघोष होते हैं। और वर्गों का जो तृतीय है, चतुर्थ है, पंचम है, ये होते हैं घोष होते हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे। देखो जब हम उच्चारण करते हैं का, खा, गा, घा, अंगा, तो जो प्रथम और द्वितीय है अर्थात जो का खा है तो इसमें कोई नाद नहीं होता है। बाकी जो घा, गा, घा, अंगा है इसमें एक झनकार होता है, नाद होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, घोष कहते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे कि वर्गों का प्रथम और द्वितीय है ना, वर्गों का, अब ये तो हो गया वर्गों के प्रथम हो गए, वर्गों का प्रथम हो गया, और ये हो गया वर्गों का द्वितीय, ये तो क्या होते हैं, अघोष होते हैं। उसके बाद जो वर्गों का तृतीय होता है, वर्गों का चतुर्थ होता है, वर्गों का जो पंचम वर्ण होते हैं ये होते हैं घोष। अच्छा, इसी के साथ में याद रखेंगे कि 10 तो ये हो गए द्वितीय और नहीं, ये वर्गों के प्रथम और द्वितीय 10 वर्ण तो ये हो गए है ना, 5 5 10 तो ये हो गए। और इसी के साथ में जो तीनों सा है, तालव्य सा, मूर्धा सा, दंत सा, ये भी क्या होते हैं, अघोष होते हैं। इनके उच्चारण में प्राणवायु अधिक निकलती है लेकिन कोई नाद नहीं होता है, और वहीं या, रा, ला, वा के उच्चारण में प्राणवायु कम निकलती है लेकिन उसमें एक नाद होता है। और साथ में जो हा है ना, ऊष्म व्यंजन का जो हा है वो भी क्या होता है, वो भी घोष होता है ना। तो यहाँ देखिए कि अघोष आपके वर्गों के प्रथम और द्वितीय 10 वर्ण ये हो जाते हैं, और ये तीनों सा, तालव्य सा, मूर्धा सा, दंत सा, तो कुल 13 वर्ण जो हैं ये क्या होते हैं, अघोष होते हैं। 13 वर्ण आपके अघोष होते हैं, जिसमें
वर्गों का प्रथम और द्वितीय 10 वर्ण ये हो गया, और तालव्य सा, मूर्धा सा, दंत सा, ये 13 वर्ण क्या होते हैं, अघोष होते हैं। फिर उसके बाद देखिए वर्गों का तृतीय, चतुर्थ और पंचम, ये 15 वर्ण जो हैं ये घोष होते हैं। यहाँ देखिए वर्गों का अच्छा यहाँ गलत हो गया है, यहाँ हमने गलत लिख दिया है। वर्गों का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण, तो ये 15 वर्ण हो जाएंगे वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण। तो ये 15 वर्ण ये हो जाते हैं। और उसके बाद या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन। और देखो यहाँ आपने तीनों सा को लिया है घोष में, और हा किस में चला आएगा, तीनों सा अघोष में है, हा किस में चला आएगा, घोष में चला आएगा। तो ये आपके घोष हो जाते हैं, उसी को सघोष कहा जाएगा। देखो यहाँ से आप खूब ध्यान रखेंगे कि वर्गों का प्रथम और द्वितीय है ना, वर्गों का प्रथम और द्वितीय 10 वर्ण और तीनों सा, तालव्य सा, मूर्धा सा और दंत सा, ये क्या हो जाते हैं, अघोष हो जाते हैं, इसमें कोई नाद नहीं होता है। और वर्गों का तृतीय, चतुर्थ और पंचम 15 वर्ण ये, और अंतस्थ व्यंजन चारों, या, रा, ला, वा और ऊष्म व्यंजन का हा 5 वर्ण ये क्या होते हैं, घोष होते हैं, इसी को सघोष भी कहते हैं। और देखिए जो सभी स्वर हैं आपके 11 स्वर हैं, 11 स्वरों के भी उच्चारण में एक नाद होता है ना। 11 जो स्वर हैं वो अल्प प्राण हैं, उनके उच्चारण में प्राणवायु कम मात्रा में बाहर निकलती है, लेकिन आप उच्चारण करके देखिए, अ, आ, ई, उ, ए, आ, ई, उ, री, ए, ओ, तो इसमें एक नाद निकल रहा है, एक झनकार निकल रही है, तो ये क्या होते हैं, सघोष होते हैं, ये सघोष होते हैं। तो 15 वर्ण तो ये हो गए वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम। या, रा, ला, वा और हा ये 5 ये हो गए, तो 15 5 ये 20 हो गया। और 11 स्वर ये 31 वर्ण जो होते हैं ये क्या होते हैं, घोष होते हैं, 31 वर्ण घोष होते हैं। अब आपने देखा था कि अघोष जो थे वो 13 वर्ण थे, तो 13 और 31 कुल 44, और मूल वर्ण आपके 44 होते हैं। इन्हीं 44 वर्णों का वर्गीकरण हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए कि फिर से एक बार देखिए, श्वास की मात्रा या प्राणत्व के आधार पर या बाह्य प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजन है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक अल्प प्राण होते हैं, एक महाप्राण होते हैं। अल्प प्राण व्यंजनों में प्राणवायु कम मात्रा में बाहर निकलती है, और महाप्राण व्यंजनों में प्राणवायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है। इसमें वर्गों का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण आते हैं। आप ऐसे इसको 135 की संख्या से भी याद कर सकते हैं, जैसे 1, 3 और ये 5, तो 135 की संख्या से भी याद कर सकते हैं कि वर्गों के जो प्रथम, तृतीय, पंचम है ये अल्प प्राण है, 135 अल्प प्राण है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। और साथ में अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। तो और उसके बाद महाप्राण की जिन व्यंजनों के उच्चारण में प्राणवायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। तो वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ, तो उसी प्रकार इसको 2 की संख्या से, इसको 4 की संख्या से, तो 24 की संख्या से भी याद कर सकते हैं कि 24 महाप्राण होते हैं।
और वही है कि वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ है। और साथ में जो ऊष्म व्यंजन चारों हैं ये भी महाप्राण होते हैं। तो महाप्राण वर्णों की संख्या 14 हो जाती है और अल्प प्राण वर्णों की संख्या 30 हो जाती है। 30 14 ये 44 हो गए। और स्वर यंत्रियों में कंपन के आधार पर अघोष और घोष, तो अघोष वर्ण वर्गों के प्रथम और द्वितीय 10 वर्ण हो जाते हैं और ये तालव्य सा, मूर्धा सा, दंत सा 13 वर्ण ये क्या होते हैं, अघोष हो जाते हैं। अघोष आपके वर्गों का तृतीय, चतुर्थ और पंचम। तो इसको भी उसी प्रकार 12 की संख्या से याद कर सकते हैं और इसको 345 की संख्या से याद कर सकते हैं। ये 345 क्या होते हैं, घोष होते हैं। तो ऐसे संख्या से भी याद कर सकते हैं। तो ये हो गए वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम 15 वर्ण। और या, रा, ला, वाह 4 अंतस्थ व्यंजन और ये हा भी, ऊष्म व्यंजन का हा भी इसी में आ जाता है। तो ये 15 5 20 और 11 स्वर, तो 31 वर्ण ये जो होते हैं ये घोष होते हैं। 31 और 13 ये कुल 44 मूल वर्ण होते ही हैं। उसके बाद देखिए कि जो चौथा वर्गीकरण है वो उच्चारण प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। तो उसमें देखिए नंबर 1 स्पर्श व्यंजन है, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन है, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन है और नंबर 4 है प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। इसी को प्रकंपित या लुंठित कहते हैं। उसके बाद देखिए कि जो 5वां है पार्श्विक है और 6ठा है स्पर्श संघर्षी है, 7वां जो है संघर्षी है और 8वां जो है ये ताड़न जात है। इसी को उच्छिप्त कहते हैं, इसी को अतिरिक्त कहते हैं, इसी को दुगुण कहते हैं। तो देखिए उच्चारण प्रयत्न के आधार पर तो जो वर्गीकरण किया गया जिसमें स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन वही है कि मुखांग स्पर्श करते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा इत्यादि को स्पर्श करते हैं, यही इसकी व्याख्या हो जाएगी। तो का से माँ तक जो 25 व्यंजन होते हैं जिन्हें वर्गीय व्यंजन कहते हैं ये स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा ये 4 अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं। ऊष्म व्यंजन सा, तालव्य सा, मूर्धा सा, दंत सा और हा ये चारों ऊष्म व्यंजन हो गए। फिर उसके बाद देखिए प्रकंपित या लुंठित व्यंजन, ये परीक्षा में खूब पूछा जाता है। यहाँ से जान लो कि हर जगह से प्रश्न बनते हैं। जैसे पूछा जाएगा स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो 25 होते हैं और वही 5 वर्ग में आते हैं। का वर्ग में का, खा, गा, अंगा, चा वर्ग में चा, छा, झा, इया, टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना, पा वर्ग में पा, फ, ब, भ, मा। तो यही 25 व्यंजन जो होते हैं स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा ये 4 जो होते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो यहाँ से भी खूब प्रश्न पूछे जाते हैं कि या, रा, ला, वा निम्न में है अंतस्थ व्यंजन है कि ऊष्म व्यंजन है कि स्पर्श व्यंजन है। उसी प्रकार देखिए ऊष्म व्यंजन आपके ये तालव्य सा, मूर्धा सा, दंत सा और हा ये ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं। और पूछा जाएगा प्रकंपित या लुंठित व्यंजन होते हैं। विकल्प में रा भी दिया रहेगा, ला भी दिया रहेगा और भी 1-2 विकल्प दिए रहेंगे। तो इसको याद रखेंगे। देखो इसमें क्या होता है, रा के उच्चारण में जो जिह्वा होती है ना वो मुड़ जाती है, तो इसीलिए इसको मतलब लुंठित होकर मुड़ कर इसका जिह्वा जो होती है ये पीछे की तरफ मुड़ जाती है, तो इसलिए इसको लुंठित व्यंजन कहते हैं। और इसको प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं कि इसके मतलब रा के उच्चारण में एक अधिक मात्रा में कंपन भी होता है, तो इसीलिए इसको प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। तो देखिए कि आप याद कैसे रखेंगे, है ना। तो याद आप इसको इस प्रकार रखेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा। देखो लुंठित, लुंठित यदि ला होता तो आपको याद करने में सरलता रहती कि लुंठित ला, लुंठित ला। लेकिन लुंठित आपका ला नहीं है, है ना। लुंठित क्या है, रा है। तो तब भी आप इसको ऐसे जोड़ के ही याद करेंगे कि लुंठित ला नहीं होता है, लुंठित जो होता है वो रा होता है। लुंठित
ला नहीं है, लुंठित रा है ना। तो जब भी आप लुंठित पढ़ेंगे साथ में प्रकंपित जोड़कर पढ़ेंगे कि प्रकंपित और लुंठित रा होता है, प्रकंपित या लुंठित रा होता है। लुंठित को आप प्रकंपित के साथ जोड़कर पढ़ेंगे, तब आपको याद रहेगा कि प्रकंपित या लुंठित जो होता है ये रा होता है। उसके बाद देखो पार्श्विक जो होता है यह भी खूब पूछा जाता है, यहाँ से तो खूब प्रश्न बनते हैं। प्रकंपित या लुंठित पूछेगा, रा भी देंगे विकल्प में, ला भी देंगे, है ना। तो आपका ये रा सही हो जाएगा। देखो पार्श्विक जो होता है ये ला होता है, पार्श्व कहते हैं किनारे को, बगल को, है ना। तो इसमें जो प्राणवायु है वो किनारे से बाहर निकलती है, ला के उच्चारण में प्राणवायु बगल से बाहर निकलती है, इसलिए इसको पार्श्विक कहते हैं। तो पार्श्विक आपका होता है ला होता है। ला कैसा व्यंजन है? पार्श्विक व्यंजन है। और जब आपको ये प्रकंपित और लुंठित रा याद हो जाएगा तब पार्श्विक ला आपको याद रहेगा, क्योंकि विकल्प में वो प्रकंपित भी देगा, लुंठित भी देगा, पार्श्विक भी देगा, है ना। तो ध्यान रखेंगे कि प्रकंपित या लुंठित दोनों रा है। अच्छा ऐसे भी विकल्प बन सकता है कि एक विकल्प में दे दे प्रकंपित दे दे, एक में लुंठित दे दे, और एक में जो ना इसी रा का पूछे कि रा का उच्चारण होता है। अब विकल्प दिया है प्रकंपित भी दिया है, लुंठित भी दिया है और पार्श्विक भी दिया है, और एक विकल्प में दिया है प्रकंपित और लुंठित दोनों। तो इसमें जिसमें प्रकंपित और लुंठित दोनों दिया है वो सही हो जाएगा। तो ये देखो अब प्रकंपित और लुंठित, ये तो रा हो आपका प्रकंपित और लुंठित होता है, और पार्श्विक जो होता है ये ला होता है। और इसको ऐसे ही जोड़ेंगे कि लुंठित ला, अगर लुंठित ला रहता तो याद करने में सरलता रहती है ना, लेकिन लुंठित आपका ला नहीं है, तब भी आप ऐसे ही याद रखेंगे कि लुंठित ला नहीं है, लुंठित क्या है? रा है। अब पार्श्विक जो है ये ला है, पार्श्विक व्यंजन आपका ला है। उसके बाद देखो यहाँ से खूब पूछा जाता है स्पर्श संघर्षी और संघर्षी। तो जब भी स्पर्श संघर्षी पूछेगा, जब भी स्पर्श संघर्षी पूछेगा तो विकल्प में दोनों रहता है, संघर्षी भी रहता है और स्पर्श संघर्षी भी रहता है। तो पहले इसको देखिए कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन आपके होते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि वायु जो होती है वो घर्षण के साथ में बाहर निकलती है, संघर्ष के साथ में बाहर निकलती है, इसीलिए इसको स्पर्श संघर्षी कहते हैं। तो चा छा जा झा इया जो होता है, चा छा जा झा, है ना, ये जो होते हैं ये स्पर्श संघर्षी होते हैं। तो अब ये स्पर्श व्यंजन है, आपको पता है चा छा जा झा स्पर्श व्यंजन है, क्योंकि स्पर्श व्यंजन आपके 25 होते हैं, का खा गा घा गा, चा छा जा झा इया। तो वहीं से आप इसको याद रखेंगे कि जो चा छा जा झा इया है ये क्या है? ये स्पर्श संघर्षी है ना। स्पर्श संघर्षी आपका चा छा जा झा इया है, और जो संघर्षी व्यंजन है ये तो स्पर्श संघर्षी, संघर्षी जो व्यंजन है ये आपका ऊष्म व्यंजन सा 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 हा, तालव्य सा, मूर्धा सा, दंत सा और हा, ये कैसा है? ये स्पर्श संघर्षी है। तो अब जब भी संघर्षी या स्पर्श संघर्षी पूछते हैं तो विकल्प में दोनों रहता है। और याद करना, आपको कैसे याद करना है कि चा छा जा ये स्पर्श व्यंजन में आता है तो इसलिए स्पर्श संघर्षी है, और संघर्षी में आपका ये तीनों जो है सा और हा आ जाएगा, ऊष्म व्यंजन। अच्छा जो ये का खा गा जा फा के आगे जब नुक्ता चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है तो ये अरबी फारसी के हो जाते हैं, तो ये भी संघर्षी व्यंजन ही होते हैं, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। तो संघर्षी आपका तालव्य सा, मूर्धा सा, दंत सा, हा, और ये हो जाएगा का खा गा जा फा के आगे जब नुक्ता चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, और स्पर्श संघर्षी चा छा जा झा, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए ताड़न जात,
या उच्छिप्त या अतिरिक्त या दुगुण व्यंजन, ये ड़ा और ढ़ा, ये आपके दुगुण व्यंजन हैं। अच्छा, दुगुण मतलब इनके जिसके दो गुण हो, तो एक गुण तो हम इसको पहले देख चुके हैं मूर्धा में, मूर्धा से उच्चारित होने वाले में टा, ठा, डा, ढा आता है। यहाँ नीचे नुक्ता चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, तो एक गुण इसका वहाँ है, और दूसरा गुण ये कि नुक्ता चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाएगा, तो इसलिए इसको दुगुण कहा गया। ये हिंदी में अतिरिक्त दो व्यंजन आ गए हैं, इसलिए इसको अतिरिक्त कहा गया। उच्छिप्त इसलिए कहा गया कि इसके भी उच्चारण में जैसे वीणा का तार ऐसे खींचकर छोड़ दिया जाए, तो उच्छिप्त मतलब जिह्वा जो होती है, तो इसमें एक झटके के साथ में ऊपर से नीचे आती है, तो इसलिए इसको जो ना है उच्छिप्त व्यंजन कहा गया। ताड़न जात वही कि बीड़ा के तार को खींचकर छोड़ दिया जाए, तो उसके समान इसका उच्चारण होता है, इसलिए इसको ताड़न जात कहा गया। तो देख लीजिए कि उच्चारण प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है, तो 8 प्रकार से किया गया, जिसमें स्पर्श व्यंजन का से मा तक आपके स्पर्श व्यंजन 25 वर्गीय व्यंजन आ जाएंगे। अंतस्थ व्यंजन यारा लावा हो जाएगा। ऊष्म व्यंजन तालब सा, मूर्धा सा, दंत सा और हा हो जाएगा। प्रकंपित या लुंठित रा हो जाएगा। पार्श्विक ला हो जाएगा। स्पर्श संघर्षी चा छा जा झा इया हो जाएगा। और संघर्षी जो है ये आप तालब सा, मूर्धा सा, दंत सा और हा, ये संघर्षी हो जाएगा। ताड़न जात आपके ये दोनों ड़ा और ढ़ा हो जाते हैं। उसके बाद देखिए जो 5वां वर्गीकरण है व्यंजनों का, तो इसमें देखिए कि अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है वो 4 प्रकार से किए गए हैं। अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। एक तो विवृत है, दूसरा है स्पृष्ट है, एक विवृत, दूसरा स्पृष्ट है, और तीसरा है ईसत विवृत, और चौथा है ईसत स्पृष्ट। तो देखिए विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ, अर्थात इनके उच्चारण में जो वागिंद्रिय हैं वो खुली रहती हैं, है ना। तो जो स्वरों का प्रयत्न होता है, जो स्वरों का उच्चारण होता है वो विवृत होता है। इसमें 11 स्वर, आपके सभी स्वर आ जाते हैं विवृत में। उसके बाद देखिए जो दूसरा वर्गीकरण जो स्पृष्ट है, इसमें वागिंद्री क्या होती है, स्पृष्ट का अर्थ होता है बंद, तो इसमें वागिंद्रियां बंद रहती हैं। तो इसमें का से मा तक जो वर्गीय व्यंजन हैं वो आते हैं, किस में आते हैं, स्पृष्ट में आते हैं। का से मा तक जो 25 व्यंजन हैं ये इसमें आते हैं, स्पृष्ट में आते हैं। उसके बाद देखिए जो ईसत विवृत है, अब विवृत का अर्थ होता है खुला, ईसत विवृत अर्थात थोड़ा खुला, कि इनके उच्चारण में वागिंद्रिय थोड़ा खुली रहती हैं। तो इसमें अंतस्थ व्यंजन आ जाते हैं, या रा लावा अंतस्थ व्यंजन किस में आएंगे, ईसत विवृत में आएंगे। इसी देखो सभी स्वर विवृत में आते हैं, और जो ये हैं अंतस्थ व्यंजन हैं इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है, अर्धस्वर भी कहा जाता है। तो आप यहाँ याद रखेंगे कि ईसत विवृत में अंतस्थ व्यंजन आते हैं, यारा लावा ये ईसत विवृत में आते हैं। उसके बाद ईसत स्पृष्ट, इसमें क्या होता है, वागिंद्रिय थोड़ा बंद रहती, इसमें थोड़ा खुली रहती हैं, इसमें थोड़ा बंद रहती हैं। तो ये जो ऊष्म व्यंजन है तालव्य सा, मूर्धा सा, दंत सा और हा, तो ये किस में आते हैं, ये ईसत स्पृष्ट में आ जाते हैं। तो एक बार और ध्यान दीजिए कि आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। एक तो विवृत होता है, दूसरा स्पृष्ट होता है, तीसरा ईसत विवृत और चौथा ईसत स्पृष्ट। तो इसमें तो 11 स्वर विवृत में, इसमें वागिंद्रियाँ खुली रहती हैं, इसमें सभी स्वर आ जाएंगे,
स्पृष्ट में का से लेकर माँ तक आ जाएंगे, इस पृष्ठ में का से लेकर माँ तक आ जाता है। और ईसद विवृत में या, रा, ला, वा आते हैं अंतस्थ व्यंजन। और ईसद इस पृष्ठ में तालव्य सा, मूर्धा सा, दंत सा और हा, ये चारों व्यंजन आते हैं। तो धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।